नमस्कार। 73वें बीपीएससी के लिए जो फाउंडेशन बैच है वो अब स्टार्ट हो चुके हैं। आप एडुटेरिया से जुड़ चुके हैं और मैं आपके लिए हिस्ट्री यानी इतिहास विषय के साथ इस फाउंडेशन बैच की शुरुआत भी कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। छोटा लेकिन महत्वपूर्ण एरिया है, ये हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो तैयारी शुरू की है, आप लोग चाहते हैं भाई आगे एसडीएम बना जाए, तो उसके लिए शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों भाइयों बंधुओं को भी बताइए। बस सिंपल सी बात है। एंशिएंट हिस्ट्री का ये पोर्शन है, यानी कि प्राचीन इतिहास का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, इंग्लिश में इसको आप टाउन प्लानिंग बोलते हैं। तो जो टाउन प्लानिंग है इसके बारे में खास तौर से चर्चा रहेगी। फिर भी कुछ और भी चीजें रहेंगी इसके अलावा भी। ये जो क्लासेस हैं स्पेशली हम नवोदय प्लस विद्यार्थियों को मिल रही हैं हमारे माध्यम से, यानी कि एडुटेरिया के माध्यम से। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसको मैं लास्ट में आपके लिए डिटेल भी कर दूंगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में टाइटन के नाम से। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक से, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता खास तौर से जिसके इर्द गिर्द चर्चा होने वाली है वो नगर नियोजन है। नगर नियोजन, आइए अब इसको ध्यान से समझते हैं। कोशिश कीजिएगा, हिस्ट्री पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये बीते हुए समय की कहानी है। अब आप वहां पहुंच तो सकते नहीं हैं, लेकिन मन एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं पर भी ले जा सकती है। यदि अगर आप मेरे शब्दों के साथ कल्पना करेंगे तो आप अपने आप को इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस एरिया में खड़े हुए पाएंगे और तब आपको इतिहास को समझ जाने में आसानी होगी। जब आप समझ जाते हैं तो फैक्ट याद करना कितना छोटी सी बात रह जाती है, कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अर्थ को समझें, नगर नियोजन का मतलब क्या है और इससे हम क्या चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। नगर नियोजन, सबसे पहले तो यहां पर शब्द को पकड़िए, नगर। इससे सबसे पहली बात जो साबित होती है वो ये साबित होती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मैं शॉर्ट में इसको आईवीसी लिख रहा हूं, आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या लिखते हैं इसको, और इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं आईवीसी। तो आगे जब कहीं भी मैं आईवीसी यूज कर रहा हूं इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता होगा। तो अब क्योंकि यहां पे नगर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सीधे आप समझ जाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। पहला पॉइंट आपको यहां पे समझना क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, यह सभ्यता एक प्रकार से नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का अर्थ क्या हुआ? अगर हम आपसे कहें कि नगरीय सभ्यता है तो आपके मन में अगला क्वेश्चन ये जाएगा कि सर नगरीय सभ्यता का क्या मतलब। अच्छा, आपने ग्रामीण सभ्यता के बारे में सुना होगा। तो काइंड ऑफ दो तरीके की सिविलाइजेशंस तो होती हैं, एक ग्रामीण सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता। क्या डिफरेंस है दोनों में? नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता में अंतर है कि भाई ग्राम में, गांव में जो संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनकी उपलब्धता बहुत कम होती है वनस्पति के नगरीय क्षेत्र के। इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन नगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नगर नियोजन क्योंकि प्रणाली हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वह सभ्यता अपने भौतिक संसाधनों में किसी भी गांव के तत्कालीन समय की तुलना में आगे रही होगी निश्चित तौर पर। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भौतिक संसाधनों का विकास है। भौतिक संसाधनों को, या हम कह सकते हैं कि उपस्थिति है, संसाधनों की क्या है यहां पर? उपस्थिति। ये बात आपको समझ में आ रही है, हाँ या नहीं? क्लियर है? भौतिक संसाधनों की उपस्थिति हमें मिल रही है। अब जब भौतिक संसाधनों की उपस्थिति मिल रही है तो उससे डेवलपमेंट के काम निश्चित तौर से वहां पर हो रहे होंगे। तो हमको यहां पर यह समझ में आ गया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो क्या है। सिंधु घाटी में अगर हम नगर नियोजन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नगर है। नगर होने का मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स रही होंगी, यहाँ पर व्यापार के लिए मार्केट बनाई गई होंगी,
दूसरे प्रकार के जो संसाधन है, हो सकता है कि यहाँ पर स्कूल्स रहे हों, हो सकता है कि यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयां रही हों, ये तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि वहां पर चीजें मौजूद हो सकती हैं, है ना। इसका मतलब ये भी हो सकता है, संभावना नगर जो होते हैं वो जब संसाधनों का उपयोग करते हैं तो अधिशेष उत्पादन करते हैं, और अधिशेष उत्पादन जो है वो व्यापार को बढ़ावा देता है। और व्यापार हम किसी दूसरे के साथ करते हैं, तो इनके जो एक नगर रहे होंगे वो दूसरे नगर के साथ क्या करते रहे होंगे, व्यापार करते रहे होंगे। अब आप इन्हें नगर कह लीजिए, देश कह लीजिए, प्रांत कह लीजिए, प्रोविंस कह लीजिए, जो भी उस समय उनकी इकाई रही हो, ये तो हमें बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। मतलब इतिहासकारों को मालूम नहीं, अभी ज्ञात नहीं हुआ है कि वो कैसे थे। वो अपने आप को राज्य कहते थे, राष्ट्र कहते थे, या छोटी इकाई में रखते थे, या ट्राइबल थे। वो सब चीजें तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि प्रशासनिक चीजों के बारे में हम उनके कम जानते हैं, राजनीतिक चीजों के बारे में हम उनके बहुत कम जानते हैं। बट इतना श्योर है कि ये चीजें बिना प्रशासन और बिना राजनीतिक इकाई के संभव नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा शब्द इसी बात को साबित करता है। तो पहला शब्द ये है ना, और दूसरा शब्द क्या है, नियोजन। दूसरा शब्द क्या है यहां पर, नियोजन। नियोजन का मतलब होता है किसी चीज को योजनाबद्ध करना, योजनाबद्ध। इसका मतलब ये सारी चीजें योजनाबद्ध तरीके से की गई थी, प्लान के अकॉर्डिंग की गई थी। और प्लान जो चीज है वो अनसर्टेनिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जैसे आज के समय में हमारी सरकारें तमाम प्रकार की प्लानिंग्स करती हैं, तो उस प्लानिंग के पीछे थिंक टैंक होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लोग होते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग होते हैं। तो पूरा कई प्रकार के हमारे पास में, आपको मालूम है कि कई प्रकार की संरचनाएं हैं, कई प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रमबद्ध तरीके से इसको संपूर्ण करती हैं, पूर्ण करती हैं, अंतिम दिशा तक उसको लेकर के जाती हैं। तो इसका मतलब ये नगर यूं ही नहीं बन गया है, इसका नियोजन किया गया है, प्लान्ड है ये, ठीक है। ये क्या है, प्लान्ड है, योजनाबद्ध है। योजनाबद्ध है तो इसमें तय किया गया होगा। योजनाबद्ध होने का मतलब यहां पर क्या हो गया, इसमें तय किया गया होगा कि शहर जो है वो कैसा होगा, शहर कैसा बनाया जाए, सड़क कैसी होंगी, सड़क कैसी होंगी, ठीक है, ये चीज यहां पर तय की गई होगी। मकान कैसे होंगे, मकान जो है वो कैसे होंगे, ये तमाम तरीके जो हैं वो सबके सॉल्यूशन यहां पे कहीं ना कहीं हमको मिलते होंगे। जो सीवेज है, सीवेज व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीवेज व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई होगी। जल प्रणाली जो है, जल प्रबंधन जिसको कह सकते हैं, जल प्रबंधन, ये किया गया होगा। तो इतनी सारी जो चीजें हैं ये अकेले अकेले ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में नहीं हुई होंगी, ये प्लान किया गया होगा, ये करवाया गया होगा, इसके लिए प्रशासनिक इकाई रही होंगी। भले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य जो हैं वो हमें ये नहीं दिखाते हैं, उनसे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि इनके यहाँ प्रशासन किस प्रकार का था या क्या था एग्जैक्टली, लेकिन ये तो बताते हैं कि प्रशासन के बगैर ये संभव नहीं था, क्योंकि अगर ये हुआ है तो प्रशासन जरूर रहा होगा। तो हमको दो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टाउन प्लानिंग को दिखाती है, ठीक है, एक नगरीय सभ्यता को दिखाती है, और नगरीय सभ्यता को दिखाने के कारण हमको ये दो स्थितियां यहां से क्लियर हो जाती हैं। यहां तक सबने लिख लिया, सबको समझ में आ गया ये सारी बातें। इसमें आप जैसे जैसे जो मैं बोलता जा रहा हूं, लिखता भी जा रहा हूं, आपको इसी क्रम में समझते भी चलना है और लिखते भी चलना है, ठीक है। आप चाहें तो कुछ बिंदु मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन तत्कालीन अन्य सभ्यताओं के कई बार समकक्ष तो कई बार उन्नत दिखाई देती है, कई बार समकक्ष तो कई बार उन्नत दिखाई देती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में
सड़क के किनारे ढकी हुई नालियों का पाया जाना। सड़क के किनारे ढकी हुई नालियों का पाया जाना। यह दुनिया की किसी अन्य सभ्यता से, या दुनिया की तत्कालीन किसी अन्य सभ्यता से, या दुनिया की तत्कालीन किसी अन्य सभ्यता से इसे पृथक बनाता है, इसे पृथक बनाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम समझते हैं कि टाउन प्लानिंग जो है वो कैसी थी, किस प्रकार की थी। ठीक है, टाउन प्लानिंग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बेसिकली ये समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये नक्शा मतलब ये कैसा रहा होगा। नगर, हम इसमें नगर को समझने का प्रयास करें। नगर में हम इसकी संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। संरचना, नगर में हम इसकी क्या समझने का प्रयास करेंगे? संरचना। देखिए, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई सन 1921, 1922, आपको मालूम है ना ये बातें? 1921 में, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, 1921 में अगर आप देखेंगे तो 1921 में ये हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। 1922 में आपको मालूम है मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। तो कंबाइंडली आप इसी को हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, है ना, एक तरीके से, क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो ये जो सभ्यता है, इसको अगर आप देखेंगे, जैसे ये सिंधु नदी ऐसे करके गुजर रही है, सपोज ये सिंधु नदी है, और सिंधु की ऐसे करके कई सारी सहायक नदियां हैं दूसरी, जैसे यहाँ से सतलज नदी जो है वो आकर के यहाँ पे मिलती है। तो इसी तरीके से दूसरी भी नदियां हैं। मान लेते हैं कि इसी में ये कहीं पर ये रावी नदी है, तो इसी के किनारे यहाँ कहीं पर हड़प्पा है। इसी के किनारे मैं एच लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पर, तो मैं केवल एच लिख दे रहा हूं। और फिर ये जो सिंधु नदी जा रही है, इस सिंधु नदी के पास में यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे तो ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब अगर हम इनको और इनको केवल ध्यान दें, केवल हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को केवल ध्यान दें, मोहनजोदड़ो को ध्यान दें, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मोहनजोदड़ो है ये बृहत शहर के तौर पर देखा जाता है। अपेक्षाकृत हड़प्पा जो है वो लघु है, आकार के अनुसार अगर देखा जाए तो। दूसरी चीजें जो हमको यहां पर देखने को मिलती हैं वो ये है कि हड़प्पा में जो मकान इत्यादि बने हुए हैं, मकान इत्यादि बने हैं, और मोहनजोदड़ो में जो मकान इत्यादि बने हैं, दोनों के मकानों में कुछ ना कुछ डिफरेंस इस प्रकार का देखा जाता है कि ये कंजेस्टेड हैं थोड़े, यानी हड़प्पा में थोड़ा कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड का मतलब इनके बीच में आपस में दूरियां कम हैं। ठीक है, सकरे इलाके हैं एक तरीके से, यहाँ पे घनी बसी आबादी है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये थोड़ा बड़े मकान देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सड़कें भी चौड़ी हैं, इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो एक तो टाउन प्लानिंग में हमको ये समझ में आ रहा है कि डिफरेंसेस हैं, अलग अलग शहर अलग अलग तरह से बसा है, किसी की जनसंख्या ज्यादा है और किसी की जनसंख्या कम है। ठीक है, कहीं पे मकान ज्यादा रहे होंगे, कहीं पे मकान कम रहे होंगे। लेकिन हम एक नगर की बात करें, केवल एक नगर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उस एक नगर का भी एक विशिष्ट स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो विशिष्ट संरचना की जब हम बात करेंगे तो नगर संरचना में हड़प्पा सभ्यता का नोट करते जाइए हमारे साथ साथ। हड़प्पा सभ्यता, मैं हड़प्पा सभ्यता कह रहा हूं, हड़प्पा नगर नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता मैंने कहा है, हड़प्पा नगर की बात नहीं कर रहा। सभ्यता का मतलब ये पूरा का जो पूरा एरिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं आप। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर में सामान्यतः दो प्रकार का, या हड़प्पा सभ्यता के नगर ऐसे लिख लो, हड़प्पा सभ्यता के नगर सामान्यतः दो भागों में बटे होते थे।
यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप किसी भी नगर को देखेंगे तो नगर सामान्यतः कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा है। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? ये दो भाग पूर्वी टीला एवं पश्चिमी टीला या टीले के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः इन्हें किस रूप में नामकरण किया गया है? सामान्यतः इन्हें किस रूप में बताया गया है? इन्हें बताया गया है पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के नाम से। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि शहर जो है उसका 2 विभाजन हो गया, पूर्वी विभाजन और पश्चिमी विभाजन, ईस्टर्न और वेस्टर्न। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब देखिए, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले की बात करें, ऑब्वियसली जब हम इसको विभाजित करेंगे किसी भी शहर में अगर हम देखें तो इस तरीके से होगा। ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो जो पश्चिमी टीला है वो कुछ इस तरीके का है और ईस्टर्न जो टीला है, पूर्वी जो टीला है वो कुछ इस तरीके का है। तो इसमें एक खास बात है कि जो पूर्वी टीला है यह अपेक्षाकृत क्या है? बड़ा है, और पश्चिमी टीला जो है यह अपेक्षाकृत क्या है? छोटा है। क्या मैंने बताया? पश्चिमी टीला जो है, अगर आप इसमें देखें या ऐसे लिख सकते हैं, पूर्वी टीला क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सामान्यतः कैसे दिखाई देते हैं? बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका क्षेत्रफल जो है वो पूर्वी टीलों का सामान्यतः क्षेत्रफल कैसा है? बड़ा है। वहीं पश्चिमी टीले जो है, पश्चिमी जो टीला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सामान्यतः कैसे हैं? छोटे हैं। तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया, पश्चिमी टीले छोटा है, पूर्वी टीला बड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्वी टीले में, पूर्वी जो टीला है, पूर्वी टीला जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मकानों की संख्या अधिक है। ठीक है, मकानों की संख्या क्या है? अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जनसंख्या भी यहां पर क्या है? जनसंख्या क्या है यहां पर? अधिक है। क्लियर? और इसी तरीके से अगर हम पश्चिमी टीले की बात करेंगे, पश्चिमी टीले की बात करें तो पश्चिमी टीला जो है यहां पे मकानों की संख्या क्या है? मकानों की संख्या यहां पर क्या है? कम है। इसका मतलब यहां पर डेमोग्राफी जो है, जो पूरा का पूरा यहां की जनसंख्या जो है, जनसंख्या सेंसस कह सकते हैं इस एरिया का, यहां की जो जनसंख्या है वह अपेक्षाकृत क्या है? कम है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप किसी भी सामान्य नगर में देखें तो किसी भी सामान्य नगर में आपको एक विशेष तरीके की संरचना हर जगह नगर में देखने को मिल जाएगी। आपने सुना है किसी नगर में अगर आप जाओ तो जनरली आपको एक सिविल लाइंस का एरिया देखने को मिलता है। कितने लोगों के शहर में सिविल लाइंस एरिया है, जरा बताना। ठीक है, आप लोगों को मालूम है ना? आप कमेंट भी कर सकते हो। तो बताओ मेरे को, सिविल लाइंस एरिया जो है अक्सर हमको वहां पर देखने को मिलता है। अन्य जगहों पर हमको क्या देखने को मिलता है? सिविल लाइंस का एरिया देखने को मिलता है। सिविल लाइंस के एरिया शहर के दूसरे हिस्से में कुछ अंतर रखता है कि नहीं रखता है? सिविल लाइन एरिया में जाइए, अक्सर आपको वहां पर सड़कें जो है वो बहुत व्यवस्थित देखने को मिलेंगी, सड़कें चौड़ी भी देखने को मिलेंगी, और अक्सर जो प्रशासनिक जो अधिकारी वगैरह हैं वो लगभग वहीं उन्हीं एरियाज में रहते हैं। कुछ विशेष वहां पे रोड्स भी जाती हैं, मॉल रोड्स, अक्सर तकरीबन हर शहर में इस तरीके के मॉल रोड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो भी उसी एरिया से होकर गुजरते हैं। तो ये आपको दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरियाज होते हैं उसी एक नगर के। अब जो एरिया जिसको मैं सिविल लाइन एरिया के तौर पर आपको बता रहा हूं, लगभग उसके अलावा अन्य शहर को देख लो, वो कैसा होता है? अन्य शहर में छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, मकान सटे हुए होते हैं,
सड़कें जो हैं वो कई जगहों पर व्यवस्थित हैं, कई जगहों पर व्यवस्थित नहीं है, जो है सड़कें जो है वो कंजेस्टेड भी होती हैं। तो सेम यही चीज का अंतर हमको यहां पर पूर्वी और पश्चिमी टीले में देखने को मिलता है। पश्चिमी टीला जो है, इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी टीला संभवतः प्रशासनिक निवास के तौर पर, निवास या आवास के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, प्रशासनिक निवास आवास के तौर पर देखने का मतलब यह हुआ कि शायद यहां पर किसी प्रकार की जो कामकाजी जो जनसंख्या है वो यहां पर रह रही, श्रमिक रह रहे होंगे, यहां पर प्रशासनिक अधिकारी रह रहे होंगे, उस तरीके की जनसंख्या आपको यहां पर देखने को मिलेगी, उस तरीके के लोग। और इंस्टीट्यूशंस भी उसी तरीके से, बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, डबल स्टोरीज या इनको हम मल्टी स्टोरी कह लें, और डबल स्टोरी टाइप की बिल्डिंग्स होंगी। ठीक है, तो वो चीज हमको यहां पर देखने को मिलती है मकानों की संख्या में। ठीक, तो ये तकरीबन प्रशासनिक इकाइयां, जैसे यहां से कुछ बड़े बड़े मकान आपको देखने को मिल जाएंगे, संभवतः यहां से आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, बड़े मकान यहां पर देखने को मिल जाएंगे। चौड़ी सड़कें आपको देखने को मिल जाएंगी, चौड़ी सड़कें जो हैं आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको एक बात ध्यान रखना है। पूर्वी टीले की अगर हम यहीं पर बात करें, पूर्वी टीले की अगर हम यहीं पर बात करें, तो यहां पर जो सड़क होंगी वो कैसी होंगी, यहां पर सड़क जो है वो सकरी होंगी। ठीक है, यहां पर मकान जो होंगे वो कैसे होंगे, मकान जो होंगे वो छोटे होंगे। ऐसा कोई बंदिश नहीं है, सामान्य स्थिति में बता रहा हूं कि सामान्यतः यहाँ के मकान छोटे हैं, सामान्यतः यहाँ के सड़कें जो हैं वो सकरी हैं। इसी वजह से कई कई जगहों पर जो नगर वाला हिस्सा है उसमें से जो ये वाला क्या नाम है, टीला, क्या नाम, पश्चिमी टीले वाला जो हिस्सा है जो है वो, उसमें अगर आप देखेंगे तो सड़क के दोनों ओर नालियां बनी हुई हैं, जबकि पूर्वी टीले के तरफ जब जाएंगे या पूर्वी हिस्से की तरफ जब जाएंगे तो वहां पर जो है कई जगहों पर हैं दोनों तरफ नालियां सड़कों के, और कई जगहों पर केवल एक ही तरफ नाली है सड़क के। तो ऐसी विभिन्नताएं जो हैं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि नगर में संरचना इस तरीके की है। अब हम इसको थोड़ा एक पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स से ये एक कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एक नगर है। अब इस नगर को अगर अब आप देखें तो ये नगर यहां से जरा देखना शुरू करो, इस जगह से ऐसे देखो, इसको मैंने यहां से ऐसे सेपरेट कर दिया। तो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये क्या है, पूर्वी हिस्सा है। ये पश्चिमी है, ये क्या है, पूर्वी है। और ये देखिए इसका क्षेत्रफल कैसा है, यहां पर इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, कम दिख रहा है। और यहां पे मकान के साइज आप देखिए और व्यवस्था देखिए, आपको स्पष्ट दिख रही होगी। तो यहां पर सघनता क्या है, सघनता जो है आपकी क्या है, वह भी कम है। उसी जगह ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये इसको हम लोग निचला शहर भी कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, इसको हम लोग ये जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला, इस पूर्वी टीले को निचला शहर भी कहते हैं, निचला शहर। इसीलिए कई कई जगहों पर पूर्वी टीले को टीला नाम ना दे करके सिर्फ पूर्वी निचला शहर कह देते हैं लोग। तो फिर डिफरेंस कैसे होता है कि इधर वाले हिस्से को, माने ये वाला जो हिस्सा है, कुछ लोग इसको सिर्फ टीला कहते हैं और इसको निचला नगर कहते हैं। तो ये अलग अलग किताबों में अलग अलग लोगों से आपको ऐसे सुनने को मिलेगा। तो इसमें कोई खास विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर यहां तक बात सबको? और आगे समझिए। अब देखिए यहां पर सघनता कितनी ज्यादा है, मकानों की सघनता आप देखिए, यहां पे जो मकान बने हैं वो कितने ज्यादा क्या है, सघन है। आप यहां सड़क सही से देख भी नहीं पा रहे होगे। तो यहां पर सड़क कैसी होंगी, यहां पर सड़क कैसी होंगी, मैंने कहा ना कम चौड़ी होंगी। ठीक है, अंतर समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर है। अब अगला अंतर समझिए कि जो पूर्वी और जो पश्चिमी इलाका है, पूर्वी और पश्चिमी, उल्टा मैंने लिख दिया, इसको ऐसे लिख देता हूं, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिम को पश्चिम की तरफ लिखेंगे और पूरब को पूर्व की तरफ लिखेंगे। पश्चिमी और पूर्वी जो ये इलाका है, इसमें और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें और किस प्रकार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो पश्चिमी इलाका है ये ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर, और पूर्वी जो इलाका है ये निचला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी अपने आप में, आप चाहे इस तरीके से स्टेटमेंट के हिसाब से लिख लो जैसे लिख रहे थे आप पहले, लेकिन यहां पर ये समझना है कि पूर्वी और पश्चिमी डिफरेंस ये भी है कि जो पश्चिमी इलाका है ये उठा हुआ है, इसीलिए इसको टीला भी कई बार
बोला जा रहा है, इसीलिए कई सारी किताबों में सिर्फ पश्चिमी हिस्से को ही टीला कहा गया है, पूर्वी हिस्से को टीला नहीं कहा गया है। और कई जगहों पर पूर्वी टीला पश्चिमी टीला के तौर पर लिखा गया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से किसी को भी, ठीक है जी। तो पश्चिमी हिस्से में ऊंचाई ज्यादा है, पूर्वी हिस्से में ऊंचाई कम है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा आप किसी भी शहर में जाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये सिविल लाइंस एरिया है जहां पे प्रशासकीय लोग रहते हैं, उनमें मैं मतलब इस चीज का कोई खास समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक थोड़ा सा लॉजिक खोजने का प्रयास करूं अगर, और आप लोग भी इसको सोचने का अगर प्रयास करें, तो ये ज्यादा सेफ जगह पर रहते हैं प्रशासनिक लोग जो हैं, और नगर की आम जनता अपेक्षाकृत सामान्य जगह पर रहती है। तो मन में भेद जाता है कि क्या वहां पर भी इस प्रकार के क्लास डिविजन्स थे क्या, अपर क्लास के लोग सेफ जगह पर रहेंगे, लोअर क्लास के लोग निम्न जगह पर रहेंगे। ऐसा तब भी नहीं होता था, और आप सही से अगर समझेंगे तो ऐसा आज भी नहीं होता है। अपर क्लास के होने की वजह से सेफ होना, ये कहने की बजाय हम इसको थोड़ा इसलिए इस तरह से कहें कि प्रशासकीय लोग जो हैं वो थोड़ा ज्यादा सेफ एरिया पे हैं। उसका रीजन ये है, एक उदाहरण से इस रीजन को जरा समझने का प्रयास करो, प्राचीन समय में ये उदाहरण और ज्यादा फिट बैठेगा। अगर मैं आपको कहूं कि आपके नगर का जो इलाका है वो कुछ इस तरीके का है, भूमि जो है वो कुछ इस तरीके की है, और प्रशासकीय लोग जो है वो यहां पर रहते हैं, उनके मकान जो है वो यहां पर बने हैं, और सामान्य जनता वो जो है वो यहां पर रह रही है, उनके मकान यहां पर बने। कल्पना कीजिए कि इस एरिया में किसी तरह से अगर बाढ़ आई, सोच के देखिए, एग्जाम्पल है सिर्फ ये, बाढ़ आई तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा डूबेगा? ये वाला हिस्सा डूबेगा। बाढ़ क्या है? एक प्रकार से आपदा है। बाढ़ क्या है? एक प्रकार से आपदा है। अब इस आपदा से इन लोगों को कौन बचाएगा? इनको कौन बचाएगा? इनको बचाने के लिए वही लोग हो सकते हैं जो बचे हुए हों। कल्पना कीजिए, इसको रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए। मान लीजिए कि ये सामान्य लोग यहां रह रहे हैं और प्रशासनिक लोग यहां रह रहे हैं, तो ये तो डूब जाएंगे जिनको बचाना है, ये पहले ही डूब जाएंगे, और फिर पानी धीरे 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 इनको भी डुबाने आ जाएगा। तो फिर इनको कौन बचाएगा? ऐसे में पूरा नगर नष्ट होगा। लेकिन अगर व्यवस्था पहले वाले की तरह रखेंगे, यानी कि अगर प्रशासनिक लोगों को यहां रखेंगे और सामान्य लोगों को यहां रखेंगे, तो उससे लाभ क्या होगा कि इनको बचाए जाने की गुंजाइश है, क्योंकि ये ट्रेंड हैं, प्रैक्टिस्ड हैं इस तरीके की आपदा से, उनको मालूम है कि कैसे बचा जाता है, किस तरह से बचाया जा सकता है। तो खुद तो सुरक्षित रहेंगे, बाकी जिनके ऊपर आपदा आई है उनमें भी मैक्स टू मैक्स लोगों को बचाने का प्रयास कर पाएंगे। तो जनसंख्या का एक बृहत स्तर पर या समुदाय का एक बृहत स्तर पर जो विनाश है, उस विनाश को रोक पाएंगे। इसलिए कई बार इनको यहां पर रखा जाता है, इनको कई बार यहां पर सुविधाएं दी जाती हैं कि ये जल्दी से दूसरे के लिए। अब देखो, इसको दूसरे वे में मत लेना कि आजकल के तो लोग, प्रशासनिक लोग ऐसा नहीं करते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचते। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पर्पस जो है, मैं केवल सिर्फ पर्पस की बात कर रहा हूं कि पर्पस ये होता है, और पर्पस अगर ये होता है तो ऐसा होना तो चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहां पर भी ऊंचे पे रहते थे और निचला शहर इस तरीके से बना हुआ था। एक और चीज पश्चिमी और पूर्वी टीले में, एक और डिफरेंस हम यहां पर आपको जो है वो स्पष्ट करना चाहेंगे। पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में एक डिफरेंस और है। वो डिफरेंस है कि जो पश्चिमी सीमा है, सामान्यतः अच्छा, इनको टीले के अलावा दुर्ग भी कहा जाता है। देखो, एक और नाम कहीं लिख लो आप इसको, कि टीले की जगह पर इसको कई जगहों पर क्या कहते हैं? दुर्ग भी कहते हैं, और इसको सामान्य नगर कहते हैं। ये सारे अलग अलग नाम हैं भाई। आप इसे पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला कह लें, इसे दुर्ग और नगर कह लें, इसे टीला और निचला शहर कह लें, सब चलता है, सब एक ही चीज है। तो सामान्यतः पश्चिमी भाग अर्थात दुर्ग या टीला या ऊंचाई पर स्थित जो भाग है, सामान्यतः जो है ये क्या है? यह सामान्यतः पश्चिमी भाग अर्थात दुर्ग, टीला या ऊंचाई पर स्थित भाग का दुर्गीकरण अर्थात फोर्टिफिकेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर्टिफिकेशन, अर्थात किलेबंदी
किलेबंदी की जाती थी। अब यहां पे एक शब्द मैंने लगा दिया है सामान्यतः। सामान्यतः जो है वो यहां पर क्या है कि किलेबंदी की जाती थी। इसका मतलब जैसे आप यहां पर मैप में देखो, ये जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं इस पे जरा देखने का प्रयास करो। इसको मैं हटा देता हूं। अब आप इसको केवल देखना, मैप कह रहा हूं सॉरी, ये जो भी डायग्राम है इसको जरा देखने का प्रयास कीजिए। आप इसको देखेंगे तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आउटर लेयर पे एक बड़ी सी फेंसिंग की गई है, बड़ा सा फेंस बनाया गया है। देखिए मोटी सी दीवार आपको दिख रही, चारों तरफ दिख रही है ना। तो दुर्गीकरण का मतलब यही हो गया, अर्थात दीवार से घेराबंदी। दीवार से क्या की जा रही है बेटा, दीवार से इसमें घेराबंदी की जा रही है। अब यहां तो यह बात हो गई कि भाई यहां दीवार से घेराबंदी की जा रही है, यह सामान्यतः स्थिति की बात कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट में भी लिख सकते हैं सामान्यतः जो पूर्वी हिस्सा है अर्थात जो निचला शहर है, निचला शहर में घेराव अनुपस्थित है। क्लियर हो गई बात। सामान्य तरीके से मतलब मोटे मोटे तौर पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो नगर वाला जो इलाका है, जो अपर सिटी है, अपर सिटी जो है इसको क्या किया जाता था, घेरा जाता था, इसका फोर्टिफिकेशन किया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था इसे। और बाकी का जो हिस्सा है वो खुला है, ओपन प्लेसेस रहते थे। लेकिन इसके कुछ क्या हैं, अपवाद हैं। इसके कुछ क्या है बेटा, अपवाद है। ठीक, जैसे इसके अपवाद के तौर पर देखिए किस तरीके से, जैसे चनहुदड़ों की अगर मैं बात करूं, चनहुदड़ों, ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं किसकी, चनहुदड़ों की। चनहुदड़ों में दुर्गीकरण अनुपस्थित है। अर्थात वहां पर जो अपर जो सिटी है उसको फोर्टिफाई नहीं किया गया है। अपवाद होने का मतलब एक सामान्य परिस्थिति में जो चीजें देखी जा रही उससे अलग कोई चीज चल रही है तो वो अपवाद कहलाती है। इन जनरल इस तरफ किला बनेगा, इन जनरल इस तरफ किला नहीं बनेगा। इन जनरल के अपवाद क्या हैं, अपवाद में है ये चनहुदड़ो। इसी तरीके से आप कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा में भी इसी तरीके का एक अपवाद है। कालीबंगा में किस तरीके का अपवाद है जरा देखिए। कालीबंगा में इस तरीके का अपवाद है बेटे कि कालीबंगा में जो नगरीकरण है वह पूरी तरीके से मतलब इसमें दोनों हिस्से जो हैं, दोनों का मतलब समझ रहे हैं ना, ये दोनों में दुर्गीकरण है। दोनों में दुर्गीकरण आपको देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज यहां पर क्या है कि आप लोथल को ले लीजिए। लोथल एक ऐसा इलाका है जिसमें एक ही दुर्ग में दोनों हिस्से शामिल हैं, दोनों भाग क्या हैं, शामिल हैं। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये वाला हिस्सा कैसा है कि इसमें दुर्ग है ही नहीं, ना इसमें है ना इसमें। ये वाला हिस्सा कैसा है, कालीबंगा वाला हिस्सा कैसा है कि इसको भी, जैसे इसमें देखो किनारे किनारे फेंसिंग दिख रही है, आपको दिख रही है किनारे किनारे फेंसिंग, तो इसमें भी फेंसिंग की गई है, इसमें भी फेंसिंग की गई है आउटर लेयर पे। तो मान लो कि शायद ये कालीबंगा वाला नगर होगा, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। ये ऐसा, ये ऐसा। लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल में ये बीच में ये लाइन नहीं दिखेगी, पूरा आउटर लेयर एक ही है, उसके अंदर सेपरेशन नहीं है। यहां पे अलग सेपरेट है, यहां अलग सेपरेट है, तो ऐसा नहीं है। तो ये कुछ अपवाद हैं जो आपको यहां पर पूर्वी और पश्चिमी टीले के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से ध्यान रखने होंगे। आई होप कि आपको नगर नियोजन प्रणाली में ये एक बात समझ में आ गई होगी। नगर नियोजन प्रणाली में आपको ये शहर की स्थिति जो है वो कैसी है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसमें चलते हैं दूसरे हिस्से पर, कुछ दूसरी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अन्य हिस्सों में अगर हम इसकी व्यवस्था देखें,
अन्य भागों में अगर हम सामान्य स्थिति देखें तो इसकी संरचना का स्वरूप कैसा है? संरचना का स्वरूप अर्थात कोई भी नगर जो है वो देखने में कैसा दिखता है, संरचना उसकी कैसी दिखती है, स्वरूप कैसा है? तो उसका स्वरूप है जालनुमा। कैसा है? जालनुमा। इसको बोलते हैं जालनुमा संरचना है या ग्रिड प्रणाली, इसी को बोला जाता है ग्रिड प्रणाली। ठीक है, जालनुमा संरचना या ग्रिड प्रणाली। जैसे ये देखिए, ये मैं बना दूं इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या बन गया? जाल बन गया। इसी को क्या बोला जाता है? ग्रिड या जाल। ठीक है, तो इसकी संरचना देखने में कैसी लगती है? जैसे जाल हो पूरा। आप देख सकते हैं यहां पर आपको कितने छोटे 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 ग्रिड की तरह दिख रहा है, ये पूरा जाल की तरह एकदम पैटर्न दिख रहा है यहां पर। तो वो चीज आपको यहां पर स्पष्ट तौर से समझ में आएगी। ग्रिड स्ट्रक्चर है यहां पर, क्लियर है? इसको हम लोग पूरी तरीके से कैसा जानते हैं? ग्रिड स्ट्रक्चर के तौर पर देखते हैं, ग्रिड स्ट्रक्चर के तौर पर जानते हैं। पर यह जालनुमा संरचना बना कैसे? इसके बनने का कारण क्या है? इसके बनने के पीछे कारण है इसकी सड़क प्रणाली। तो हम आगे सड़क प्रबंधन देखेंगे। इसका सड़क प्रबंधन या सड़क प्रणाली जो है वो कैसी है? सड़क प्रणाली वो विशेष वस्तु है या वे विशेष चीज है, तरीका है, जिसकी वजह से ही हम अधिकतर इस पूरी व्यवस्था को कह रहे हैं कि यह एक प्रकार से, यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह एक प्रकार से नगरीय सभ्यता है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कह रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण इसे नगरीय सभ्यता कहने का इसकी व्यवस्थित सड़कें। सड़कें क्या हैं? सड़कें व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित होने का मतलब क्या है? व्यवस्थित होने का मतलब यह नहीं है कि कहीं से भी कोई भी गलियारा चला जा रहा है, अर्थात पगडंडी रूप नहीं है। ठीक है, आप इसे यह नहीं कह सकते कि पगडंडी है, पगडंडी रूप में नहीं है। किस रूप में है? व्यवस्थित रूप में है। व्यवस्थित रूप का मतलब यह हो गया कि किसी ने प्लान किया है कि यह सड़क यहीं से जाएगी, इतनी चौड़ी रहेगी, इस दिशा में मुड़ेगी, यहां पे आके दोनों सड़कें इंटरसेक्ट करेंगी। ये चीजें पहले से व्यवस्थित हैं। ये नहीं कि खेतों में पगडंडी की तरह जहां चार लोग चले गए, अपने आप मार्ग बन गया, कल को फिर से बारिश हो गई, उसके ऊपर घास उगाई, फसल उगा दी हमने, तो नई फसल उग गई, अब वो रास्ता छुप गया, फिर दूसरा रास्ता बना लिया। वैसा नहीं है, फिक्स है रूट। वो रूट है तो है, वो रहेगा। तो इसी को बोलते हैं कि ये सड़कें जो हैं वो यहां की कैसी हैं? वो पूरी तरीके से व्यवस्थित सड़कें। सड़क प्रबंधन में एक बात ये समझ में आ गई। सड़क प्रबंधन में दूसरी चीज देखेंगे, सड़क ही नगर को जालनुमा अथवा ग्रिड प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करती हैं। कैसे? इसको समझने का प्रयास कीजिए जरा। अब ये कैसे, इसको जानिए। से मान लेते हैं कि सड़क जो है वो इस तरीके से जा रही है, ये कोई सड़क है। आगे चल करके कोई एक और सड़क आई, वो इससे यहां पर ऐसे मिल सकती है, मिल करके यहां से ये सड़क आगे कंटिन्यू हो सकती है। यही वाली सड़क यहां से ऐसे कंटिन्यू हो गई और ये वाली सड़क इधर से ऐसे कंटिन्यू हो गई। तो यहां पे एक चौराहा, ठीक है, यहां पे क्या बन गया? एक चौराहा। और मैं जब पटना आया तो मुझे यहां पे पता चला कि चौराहा जब गोल स्वरूप लेता है तो यहां पर उसको संभवतः गोलंबर कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? गोलंबर कहते हैं ना। यहां पर अलग अलग जगहों पर चौराहों को अलग अलग, कुछ जगहों पर चौक कहा जाता है, कुछ जगहों पर चौराहा कहा जाता है, कुछ जगहों पर ऐसे गोलंबर कहा जाता है। तो ये बनता है। और इसका मतलब ये नहीं कि सीधे ही जाएंगी, ये आगे चल करके मुड़ भी सकती है। ये सड़क ऑटोमेटिक ऐसे मुड़ गई तो मतलब जाएगी तो वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चौराहा या जो भी चीजें उसको बनानी है वो बना लेगी। वो सड़क इस तरीके से भी जा सकती है, मतलब कहीं पर भी उसका मुड़ाव हो सकता है। जाल जो है वो इस तरीके से सड़क का बन सकता है, पर सड़क जो है वो फिक्स रहेगी। ठीक है,
आप समझ रहे हैं, सड़क जो है वो क्या रहेगी, वो फिक्स रहेगी कि भाई ये सड़क जा रही है तो इस तरीके से ही रहेगी। यही जालनुमा संरचना यहां पर बन रहा है, इसी तरीके से जालनुमा संरचना यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सड़क फिर आगे जाकर के इधर मुड़ गई, ये सड़क इधर मोड़ दो, इसको इधर भी मोड़ सकते हो, यहां से दूसरी सड़कें भी जोड़ी जा सकती हैं, तिराहा भी बना सकते हैं, चौराहा भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके देखिए ना कैसे जाल बनता चला जा रहा है। राइट, करेक्ट, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से जालनुमा, यही इसी को बोल रहे हैं। अब ये फिक्स है, अब इसके बीच में जो ये एरिया बचा, ये सारा एरिया जो बचा, यहां पर मकान बनाए जाएंगे। तो इसकी वजह से आप एक चीज और समझ रहे हैं कि सड़कें सामान्यतः एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, काटती हैं समकोण पर। समकोण पर काटने का कारण ही ये ग्रिड बन रहा है, और ग्रिड प्रणाली के कारण ही स्ट्रक्चर एकदम फिक्स है, और फिक्स होने के कारण ही ये नगर व्यवस्था है। इसी के कारण ये क्या है, नगर व्यवस्था है, नगरीय प्रणाली, इसीलिए इसको कह रहे हैं। तो आई होप कि सड़क नगर व्यवस्था में किस तरीके का योगदान दे रही है वो भी आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और इसमें देखिए कि जो सड़क हैं इनका जो जाल बन रहा है, सड़कें जैसे नगर के अकॉर्डिंग, अगर मैंने आपको बताया कि सकरी भी हो सकती हैं, चौड़ी भी हो सकती हैं, तो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी और चौड़ी सड़क जो है, ठीक है, सबसे चौड़ी जो सड़क आपको देखने को मिलेगी वो सड़क है मोहनजोदड़ो में मौजूद है, और इतिहासकारों ने उसे राजमार्ग का दर्जा दिया है। कहा है कि शायद ये राजमार्ग रहा होगा, इसलिए इतना चौड़ा है, शायद 9.15 मीटर के आसपास की उसकी चौड़ाई है, सब कुछ करके। तो यहां पर चौड़ी सड़कें हैं, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि सड़क की चौड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा है, राजमार्ग का भी एक दर्रा है, बाकी सारी सामान्य सड़कें। सड़क की विशेषताओं में अगर आप चलेंगे और, तो यहां पर कई जगहों पर आप देखेंगे, कई जगहों पर पक्की सड़कें। पक्की सड़कों का मतलब क्या है, पक्की ईंटों की बने सड़क, पक्की ईंटों की सड़कों का यहां पर क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। और एक चीज और है कि सड़कों के किनारे जो है, अगर आप देखेंगे सड़कों के किनारे कई जगहों पर लैंप पोस्ट की व्यवस्था की गई थी। लैंप पोस्ट समझते हैं, इसका मतलब रात में भी वो भी सुगम तरीके से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ही केवल रात में चलते हो स्ट्रीट लाइट जला करके। स्ट्रीट लाइट्स थी, लैंप पोस्ट हुआ करते थे। तो पहले आज की तरह स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, तो जगह जगह पर वो मशाल लगाने के लिए वो सांचे खांचे जो है वो बनाए जाते थे, दिए रखने के लिए स्टेप्स दिए जाते थे, बनाए जाते थे। तो उस तरीके की चीजें भी कई जगहों पर हमको देखने को मिलती है, लैंप पोस्ट यहां पर। सड़कों के किनारे गहरी खुदी हुई एवं ढकी हुई नालियां भी पाई जाती। तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया कि ये व्यवस्था इस तरीके की हुई। तो ये तो है सड़क। तो आई होप कि आपको यहां से सड़क प्रणाली जो है वो समझ में आ गई होगी। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला जो है वो उसकी व्यवस्था समझ में आ गई होगी। उससे संबंधित जो सड़क व्यवस्था है वो सड़क व्यवस्था समझ में आ गई होगी। टाउन प्लानिंग में अगला हिस्सा जो है जिसको हमें समझना चाहिए, वो अगला हिस्सा कौन सा है, आइए जरा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। टाउन प्लानिंग में अगला हिस्सा है मकान। इनके मकान कैसे थे, इनके मकानों के बारे में आइए समझते हैं कि इनके मकान जो हैं वो किस तरीके से रहे होंगे, घर जो हैं वो किस तरीके से रहे होंगे। ये भी बहुत शानदार बेटा, ये भी बहुत बेहतरीन। तो देखो कच्चे मकान भी उपस्थित हैं, ऐसा नहीं कि कच्चे मकान नहीं है, लेकिन सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो पक्की ईंटों के
का निर्माण जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। सामान्यतः पकी ईंटों से क्या किया गया है? पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है मकान के निर्माण में। अच्छा, मकान एक मंजिला भी है, एक मंजिला और दो मंजिला मकान आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, कोई भी सभ्यता अगर एक मंजिल के अलावा दूसरी मंजिल बना रही है तो यह भी इस बात को प्रूव करने के लिए पर्याप्त है कि वह एक विकसित सभ्यता है। कोई नौसिखिया जो है वो दो मंजिला मकान तो नहीं बना लेगा क्या? कोई नौसिखिया जो है वह दो मंजिला मकान नहीं बना लेगा। दो मंजिला मकान बनाने के लिए अच्छी तरीके से आपको आर्किटेक्चर जो है उसका एक विज्ञान है वो उसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छे खासे मतलब आप हर प्रणाली को आप सोचिए, डबल स्टोरी कैसे क्रिएट होगी, नींव कितनी मजबूत करनी होगी, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें वो आपको सारी देखने को मिलेंगी। तो मकान उस तरीके से बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मकान में अगर आप देखेंगे, जैसे दो मंजिला मकान है तो इसमें जो छतें हैं, दो मंजिला हो चाहे एक मंजिला हो, छतें जो हैं, छतें सामान्यतः लकड़ी की बनती थी और ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। सीढ़ियों का प्रयोग, और ये जो सीढ़ियां हैं ये ईंटों से निर्मित होती थी, ईंटों से निर्मित। तो ईंट निर्मित सीढ़ी तो आप लोगों ने मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा वृहत स्नानागार देखने को मिला है। आप उसमें स्ट्रक्चर क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे वो ईंटों का प्रयोग करते हुए वो सीढ़ियां वहां पर बनती हैं, है ना? वो तो आपको स्पष्ट तौर से दिखाई देता है। अब हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में एक खास चीज है कि मकान जो है, मकान के बीचों बीच क्या होगा? आंगन होगा। मकान के बीचों बीच में क्या दिया जाता है बेटा? आंगन दिया जाता है। अब आप समझिए कि यह टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो मकान के बीचों बीच में आंगन दे रहे हैं तो यह टेक्निक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य नहीं है। ये आज आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, आज आपके घर में सामान्यतः इस तरीके की चीजें दिखती हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उस समय जब आज से हम 3,500-4,000 साल पहले की बात कर रहे हो तो ये फिर बड़ी बात हो जाती है, ये फिर काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मकानों के बीच में आंगन होने से सबसे बड़ा फायदा मालूम है क्या होगा? आज अगर आप भारत के ज्यादातर लोगों का शरीर में विटामिन डी को चेक कराएं, ज्यादातर लोगों का विटामिन डी सामान्य स्थिति से कम है। घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कूल्हे में दर्द हो रहा है, हड्डियों में जगह जगह पे ज्वाइंट्स पेन हो रहे हैं। आप अपनी जांच करा कर देख लो, अगर आप गांव के नहीं रहने वाले हो तो, खासतौर से शहर के जितने लोग रहने वाले हैं, खासतौर से शहर के, सबकी को एक कॉमन बीमारी है, कमर में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि ज्यादातर लोग, आज के शहर में रहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं, उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके घर या ऑफिस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप सूरज के लिए निकल ही नहीं रहे। आज की लाइफ स्टाइल भी इसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं शो करती है। और ये कि आप बंद कमरे में मकान में सो रहे हैं, निकल करके सीधा कार में घुस जा रहे हैं, कार से उतर करके सीधा ऑफिस में चले जा रहे हैं, ऑफिस से निकल करके फिर से कार में बैठे, फिर रात हो जा रही है, तो सनलाइट मिल ही नहीं रही है। बट इन्होंने इसका ख्याल रखा है, आंगन बीच में। और आजकल के घर बड़े बेतुके बनते हैं।
ज्यादातर घरों में जिनमें बहुत अच्छी तरीके से आर्किटेक्चर ही नहीं की गई है, अगर किसी आर्किटेक्ट को बुला करके नक्शा नहीं बनवाया गया है, तो ज्यादातर घरों में आप देखोगे तो जैसे मान लेते हैं किसी के पास में कुछ इस तरीके का प्लॉटिंग है, ठीक है। मैं सोसाइटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य इंडिपेंडेंट हाउसेस जो लोग बनाते हैं उसकी बात करूं। तो इसमें जो पीछे वाला हिस्सा है, अब इसके पीछे दूसरी सोसाइटी है, दूसरे का मकान है, तो भैया ये चिपका हुआ है, एक तो पहली बात तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और पीछे वाले कमरे में कहीं खिड़की देने की जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर वाले ने भी अपना मकान बना रखा है, इधर वाले ने भी अपना मकान बना रखा है, तो इसका जो घर है ना, इसके इस कमरे में सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है। आगे चल करके थोड़ा सा आंगन खुलवा दिया तो उससे उतनी लाइट नहीं जा पा रही जितनी जानी चाहिए, फिर मकान ही मकान बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं। इसकी वजह से ज्यादातर लोग दिन में भी अपने घर में इलेक्ट्रिक लाइट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करके जी रहे हैं, और उसका सोल्यूशन दे रहा है चीख चीख करके ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहा है कि भैया हमसे कुछ सीख लो, मकान कैसे बनाए जाते हैं। मकान बनाने में आंगन को बीच में रखना है, और आंगन के किनारे किनारे, ठीक है, ध्यान रखें, आंगन के किनारे किनारे क्या करना है, कमरे बनाए जाएंगे, कमरे बने हैं। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर बताया, स्ट्रक्चर कैसा है, वो इस तरीके का है जैसा मैं अब बनाने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का कि ये होगा आपका आंगन और ये है आपका अगर मकान, तो भाई कमरे जो हैं वो यहां पे ऐसे किनारे किनारे बने हैं। समझ में आ रही बात? अब इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा मालूम है क्या होगा? अगर यहां पे आप प्रवेश द्वार रख रहे हैं तो इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हर एक कमरे में प्रॉपर सनलाइट होगी, पहुंचेगी, हर एक कमरे में सही से सनलाइट पहुंच पा रही होगी, सूर्य की रोशनी सब तक पहुंचेगी। बीचों बीच में आंगन, और एक्सेसिबिलिटी जो है आंगन की वो सबको यहां पर मिल रही है, किसी एक को दूसरे के कमरे से पार होकर के नहीं जाना पड़ रहा है, तो निजता जो है वो भी अपनी अपनी बनी हुई है सिंपली। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है निश्चित तौर पर, ठीक है। इसके अलावा कई मकानों में भीतर ही कुएं की व्यवस्था है, कुएं की व्यवस्था है, या हम कुएं के साथ साथ अन्य चीजों को भी लिख सकते हैं। कुआं, स्नानागार, शौचालय इत्यादि भी निर्मित, ठीक है। जैसे हर घर में जैसे हैंड पाइप लगाया जाता था पहले, तो अब तो समरसेबल लग चुका है, और जो डेवलप्ड सोसाइटी है वहां तो नगर निगम के पानी आता है, उसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। पर पहले के समय में अगर आप आज से 20-25 साल 30 साल पहले के बारे में सोचे सुने, अपने माता पिता से सोचे सुने, तो देखिए हर घर में एक हैंडपंप लगाया जाता था। उससे पहले आपने दादा दादी से पूछे तो वो घरों में कुएं हुआ करते थे, घरों में नहीं हुआ करते थे, तो 3-4 घरों के बीच में एक कुआं हुआ करता था, तो सारे लोग वहां से एक थोड़ा काइंड ऑफ सार्वजनिक कुआं। तो वैसे कुएं की व्यवस्था हमको यहां पर देखने को मिलती है, ये हमको समझ में आता है। तो ये स्ट्रक्चर है मकान का। मकान जो है वो किस तरीके के बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। नालियों का जल निकास हेतु, बल्कि ऐसे लिख लो, जल निकास हेतु नालियां बनाई जाती। तो ये मैंने आपको बताया कि मकानों की व्यवस्था जो है उनके यहां किस प्रकार से थी, मकान किस तरीके से वहां पर बनाए जाते थे, मकानों का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहा होगा। तो ये क्लियर है आपको, सबको स्पष्ट हो गया। अब आइए नगर नियोजन प्रणाली के तीसरे या चौथे जो भी नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने डाले हो उस बिंदु पर आते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो है हमें जो जानना है वो कैसा है। अच्छा, मकान छोटे बड़े हैं, 1 मंजिला 2 मंजिला, मैंने बता दिया कि नहीं बता दिया? हाँ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला जो है वो आप यहां पर नालियों का प्रबंधन या जल निकासी
जल निकासी प्रबंधन के बारे में समझिए। अब जल निकासी प्रबंधन के बारे में समझना है और जल निकासी प्रबंधन के बारे में लिखना है आप लोगों को। जल निकासी प्रबंधन में क्या है कि जल का निकास होना है, जल निकाला जाएगा, बाहर करना है जल को, तो क्या करना होगा उसमें जल निकासी प्रबंधन में? नालियों का प्रयोग, नालियों का प्रयोग। अगर जल प्रबंधन प्रणाली है, नालियों का प्रयोग है, ये जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाना पड़ रहा है स्वच्छता अभियान, सोचने की बात है। कई चीजों को लेकर के आप बड़े खुश होते हैं कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया है। अगर किसी भी देश की सरकार को स्वच्छता अभियान चलाना पड़ रहा है तो इस सरकार का दोष नहीं है। मतलब ठीक है, उसके प्रशासन का दोष हो सकता है या पूर्व के प्रशासन का दोष हो सकता है, लेकिन वस्तुतः तो ये हमारा दोष है कि हमें स्वच्छता अभियान की जरूरत पड़ रही। सरकार कह रही है तब हम साफ रहेंगे, वरना हम कहीं पर भी गंदगी फैला दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं चीजों को। और कुछ लोग तो गंदगी इस तरीके से फैला रहे हैं कि यार उन्हें पता ही नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं। उनसे पूछा करके ऐसे क्यों फेंक दे, तो ये कहां फेंके, फिर यही तो फेंकेंगे, खाली तो फेंकेंगे तो है ही है, क्या करेंगे? तो कई जगहों पर ऐसा भी है, समझ पा रहे हैं आप? इतना स्तर है, जागरूकता शून्य है वहां पर। और वहीं इतनी पुरानी प्रणाली जो है हमें दिखाती है कि उस समय भी नालियों का प्रयोग किया गया था। अरे भाई, उस समय कितनी जनसंख्या रही होगी, कितना क्षेत्रफल था उसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, कितनी जनसंख्या उसमें निवास करती होगी, और उनके द्वारा कितना जो है प्रदूषण फैलाया जाता होगा। फिर भी वो स्वच्छ रख रहे हैं चीजों को। आप समझ रहे हैं बात? अगर ये अपने घरों से ऐसे ही बाहर की ओर पानी निकालने के लिए नाली बना दे और नाली ऐसे खुले में भी चली जाए तो धरती सोख लेगी उतना पानी गंदा। जैसा कि आज के 40-50 साल 20-30 साल पहले के गांव में भी अगर आप जाकर के देखोगे तो यह प्रणाली अभी भी लोग कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और सूख जाती है। तो सोचिए तब तो और जगह रही होगी, वो ऐसा छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा। इसकी वजह से उन्हें मालूम है कि गंदगी फैलेगी, इसकी वजह से उन्हें मालूम है कि अस्वच्छता आएगी, इसकी वजह से बीमारियां आएंगी। तो उन्होंने ये जल प्रबंधन प्रणाली जो है, जल निकास जो है, गंदा पानी के निकास की प्रणाली यहां पर अपनाई। और प्रणाली कैसे अपनाई है? घर से छोटी नालियां, ठीक है, घर से जो है वो क्या होंगी, छोटी नालियां निकलेंगी, ये जाकर के गली की सामान्य एवं गहरी नालियों में मिल जाएंगी और फिर यहां से ये शहर के बड़े नाले से जुड़ेंगी। और यही एग्जैक्टली व्यवस्था आज हम अपना रहे हैं, जो कि उन्होंने अपना के छोड़ दी है। इस व्यवस्था को उन्होंने अपना के क्या कर दिया? छोड़ दिया। यह व्यवस्था, यही व्यवस्था आज की डेट में हम अपना रहे हैं, ठीक और ठीक यही व्यवस्था। और इसमें भी मजेदार बात क्या है कि हम ये व्यवस्था जरूर अपना रहे होंगे, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इस व्यवस्था को अपनाने के बावजूद हम उनसे पिछड़े हैं। कैसे? सभी नालियां सामान्यतः, फिर मैं लिखूंगा क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसी छिछली भी हैं, सामान्यतः सभी नालियां गहरी एवं ढकी हुई हैं। यानी पर्याप्त गहराई है उसमें, ऐसा नहीं कि गहरी नहीं है। नालियां गहरी हैं और ढकी हुई हैं, ऊपर से उनको ढका गया है। और आज के समय में कैसा होता है, नालियां एकदम छिछली होती हैं, छिछली हैं, पानी ओवरफ्लो होकर के ऐसे सड़कों पर बह रहा है, तो ढकी कहां से होंगी वो? और फिर सोचिए उसमें कितने कीड़े, गंदगी, मच्छर, ये वो सब पैदा होता है। सुबह सुबह नहा के आप निकलते हैं घर से, लोगों के यहाँ जैसे गांव में तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे पूजा करने जाते हैं। शहरों में देखो तो मोहल्ले का एक मंदिर होता है, वहां जा रहे हैं, नहा के निकले हैं, लांगते हुए उसी गंदे पानी से जा रहे हैं। क्या फायदा है?
समझ रहे बात? तो यहां पर नहीं है, ये नालियां ढकी हुई हैं। और एक विशेष बात, नालियों में एक निश्चित दूरी के बाद, नालियों में एक निश्चित दूरी के बाद खड्डा या गड्ढा, जो भी आप लिख सकते हैं, गड्ढा, ठीक है, बनाया जाता था। आप इसे चैम्बर के तौर पर समझ सकते हैं, चैम्बर बनाया जा रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा? अब इससे फायदा देखो, ये जा रही है नाली जी, ये जा रही है जी नाली जी नहीं नाली, उल्टा गलत जगह जी लग गया। देखो ना, शब्दों का जरा सा हेरफेर होता है तो कैसे गड़बड़ जाती है। नाली को भी सम्मान मिल गया। ये है जी नाली। अब यहां से आप जो है गंदे पानी को प्रवाहित कर रहे हैं इसमें। अब इसमें गंदा पानी जा रहा है, तो गंदे पानी के साथ कुछ सिल्ट भी है, गाद जिसको बोलते हैं आप, गाद या सिल्ट है। जब आपके घर से ये निकलेगा तो इसकी मात्रा इसमें कम होंगी, लेकिन अगर इसमें कई नालियां आकर के अगर जुड़ रही हैं, कई सारी नालियां, अगर हर घर की नालियां आकर के इसमें जुड़ रही हैं, तो हर घर से थोड़ा थोड़ा सिल्ट इसमें आ रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा सिल्ट जुड़ा, यहां पर सिल्ट जो है और जुड़ गया, और यहां पर सिल्ट जो है और ज्यादा जुड़ गया। तो ऐसे पानी में धीरे धीरे ये गाद की संख्या, मात्रा जो है ये बढ़ जाएगी, और इसका परिणाम क्या होगा कि आगे चल करके ये नाली को जाम कर देगा, चोक कर देगा। नाली क्या हो जाएगी? यहां पर जाम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया उसके लिए? इन्होंने कहा कि भाई नहीं जाम होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर नाली में बना दिया गड्ढा, और नाली चली गई इसे सीधे आगे, यहां पे लगा दिया जी ढक्कन। यहां नाली में गड्ढा बना दिया। गड्ढा बनाने से क्या हुआ कि पानी के साथ लुढ़कता हुआ जो सिल्ट है, तो सिल्ट जो है वो भारी है, तो भारी सिल्ट जब ये आगे मूव करेगा तो वो सिल्ट यहां पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और फिर पानी फिर प्योर है और फ्लो बना रहेगा। कितना कमाल की बात है! ये विज्ञान है, ये टेक्निक है। आज जो आपको सोचने में सामान्य चीज लग रही है, ये सामान्य नहीं है, उस समय की टेक्नोलॉजी है, ये एडवांसनेस है उस समय की। अब सफाई करने में क्या होगा? ये ढक्कन खोल लीजिए और खोल करके ये गंदगी जो है ये बाहर कर दीजिए, तो गंदगी बाहर हो जाएगी, तो ओवरफ्लो नहीं होगा, फ्लो जो है यहां पर कंटिन्यूएशन में होता रहेगा। तो जगह जगह पर ये चैम्बर बनाए जाते थे, और चैम्बर बनाए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जगह जगह पर क्या होंगे? जगह जगह पर ढके हुए मेन होल बनाए जाएंगे, या बनाए गए जाएंगे क्या? ठीक है जी, बनाए गए। इसके अलावा नालियां जो हैं, ये मैंने लिखा कहीं कि पकी ईंटों की बन रही है नालियां, ढकी हुई है, तो लिखिए नालियां सामान्यतः पकी ईंटों की बन रही हैं, पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसके अलावा आप यहां पर एक विशेष पॉइंट लिख सकते हैं, कालीबंगा में लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब कई जगहों पर नकली माफ कीजिएगा, नकली कह रहा हूं, कई जगहों पर लकड़ी की भी नालियां जो है वो बनाई जा रही हैं, पर हैं नालियां ढकी हुई हैं, गहरी हैं, प्रॉपर। आज भी सोचो, इतने साल बाद इनका खनन किया गया, तब भी ये ढकी हुई नाली के रूप में निकल रही हैं। सोचने की बात है। ये नालियां ढकी हुई हैं आज भी, और हमारी नालियां आज ही नहीं ढकी हुई हैं, 4000 साल बाद तो दिखेंगी ही नहीं नालियां कहां गई। समझ में आ रही बात? हम क्या दे रहे हैं? हम इतिहास को क्या दे रहे हैं? इतिहास तो हमें इतनी चीजें सिखा रहा है, इतने सारी चीजें बता रहा है कि ये थी, वो थी, ये सारी चीज। उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो पूरा का पूरा
जो प्रबंधन था, जो मैंने आपको खास तौर से नगर नियोजन के बारे में समझाना चाहा, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो नगर नियोजन प्रणाली है, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, हाँ या नहीं? सभी लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर नियोजन प्रणाली समझ में आ गया? तो चलिए जाते जाते मैं आप लोगों को यहां पर बता देना चाहता हूं कि आप 73rd बीपीएससी फाउंडेशन का जो ऑनलाइन बैच है उससे जुड़े हुए हैं, जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें आपको तमाम सारी जो फैसिलिटीज हैं वो मिलेगी। सबसे बेस्ट फैसिलिटी जो मुझे लग रही है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो है कि इसमें हम बेहतरीन 18 किताबों का एक सेट आपको दे रहे हैं। तो ये सेट आप यहां पर ले सकते हैं, अवेलेबल है आपके लिए। लाइव सेशंस वगैरह आपको मिलेंगे, गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह सब मिलेंगे। तो 5 जून से ओरिएंटेशन सेशन शुरू हो चुका है और 8 जून से पहली क्लास जो है वो चल रही है, 8 तारीख से, ठीक है। और इसमें एंशिएंट और मेडिवल जो है वो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप हमारे साथ जुड़िए बढ़िया से तरीके से। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिसमें आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। ये नवोदय है, नवोदय प्लस है। डिफरेंस जो है वो कोर्स वैलिडिटी का है एक बहुत बड़ा, जो दोनों में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी संपर्क सूत्र आपको यहां पर मौजूद है। आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो ये जो संपर्क सूत्र है इससे आप संपर्क कर सकते हैं, 7634846685। कैसा लगा आपको ये पढ़ना? कैसा आपको समझ विकसित हुआ? क्या चीजें आपको समझ में आई? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कल मुलाकात करेंगे फिर से अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।